बता तन्वी, कुलदीप ने क्या कहा जब तूने उसे बताया कि तू पहले किसी से प्यार करती थी? अनन्या ने कहा। यह जानते हुए भी कि पहले मैं किसी और से प्यार करती थी, कुलदीप मुझे अपनाने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझसे कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अतीत क्या था। मैं अतीत वाली तन्वी से नहीं बल्कि आज वाली तन्वी से प्यार करता हूं और आज वाली तन्वी को मैं अपनाने के लिए तैयार हूं। कुलदीप को उस दिन मैं मना नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको किसी का हाथ थामने के लिए किसी का हाथ छोड़ना पड़ता है। हम सभी को जिंदगी में एक ना एक दिन तो आगे बढ़ना ही पड़ता है ना, किसी को भुलाकर। और उस दिन मैंने भी वही किया। मैंने भगवान को साक्षी मानते हुए कुलदीप से शादी कर ली और उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। शादी के बाद वो मुस्कान जो रुद्र के मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद मेरे चेहरे से गायब हो गई थी, वो मुस्कान वापस से कुलदीप मेरे चेहरे पर लाया था। और फिर धीरे धीरे कुलदीप के साथ रहते रहते मैं रुद्र को भूल गई। वैसे देखा जाए तो तेरा कुलदीप को अपनाना ठीक भी था। कुलदीप तुझसे बहुत प्यार करता है, पर बस तेरी एक बात बुरी लगी, अनन्या ने कहा। कौन सी? यही कि तूने हम सबसे कांटेक्ट तोड़ दिया, यहां तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड मुझसे भी। सॉरी यार, मैंने बताया ना, उस वक्त मैं बहुत अपसेट थी। तन्वी ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। इट्स ओके। वैसे यार, मैं एक बात तो पूछना ही भूल गई। इसका मतलब तुझे कुलदीप से शादी करने से पहले यह नहीं पता था कि कुलदीप दास गांव में रहता था? नहीं यार, मुझे नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे कभी पता ही नहीं चलता। यदि अरे हो गई बेटा तुम दोनों की बातें, नीचे कब से तुम्हारे बाकी के दोस्त नाश्ता करने के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तन्वी अपनी पूरी बात करती उससे पहले ही ठकुराइन ने तन्वी कमरे में आते हुए कहा। जी आंटी जी, बस हो ही रही है, अनन्या ने कहा। हाँ मां, आप चलिए, मैं आती हूं, तन्वी ने कहा। नहीं बेटा, मैं तो तुम दोनों को साथ ही लेकर जाऊंगी। मैं भी एक औरत हूं और सब जानती हूं, लड़कियों की बातें कभी खत्म नहीं होती हैं, चाहे दुनिया क्यों ना खत्म हो जाए, ठकुराइन ने हंसते हुए कहा। चले अनन्या नीचे, फिर हम बाद में फिर कभी बात करते हैं, तन्वी ने कहा। हाँ ठीक है, चलो। ठकुराइन, अनन्या और तन्वी उस कमरे से बाहर निकलकर नीचे की ओर जाने लगते हैं। अजय अपनी जिप्सी में बैठा हुआ था, वो कहीं जा रहा था। तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, अजय ने एक हाथ से फोन उठाते हुए कहा। जैन साहब, माखनलाल बोल रहा हूं। फोन के अंदर से आवाज आती है। हाँ माखनलाल, बोलो, क्या खबर है? वो साहब, आपने गौरी कुंडली के बारे में पता करने को बोला था ना? हाँ, तो पता चल गया क्या? हाँ साहब, पता चला है कि उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से पूरी करी थी और उसके बाद उसकी जॉब मेक के सरकारी अस्पताल में लग गई थी। अच्छा, उसके माता पिता के बारे में कुछ पता चला क्या? हाँ साहब, पता चला है कि उसके माता पिता को गुजरे हुए 5 साल हो गए। गौरी उनकी एक इकलौती संतान थी। माँ बाप बहुत गरीब थे उसके। बाप प्यून था और बाप ने बड़ी मेहनत से गौरी को पढ़ाया लिखाया था और उसे नर्स बनाया था। जब गौरी की जॉब मेक के अस्पताल में लगी तो गौरी अपना सब कुछ छोड़कर मेक गांव में आ गई और उसके माता पिता वहीं इंदौर में रहे। जॉब लगने के बाद साल में वो 3-4 बार अपने माँ बाप से मिलने चली जाया करती थी। फिर पता नहीं 2-3 साल बाद क्या हुआ, उसने अपने माँ बाप से मिलना आना बंद कर दिया। कहते हैं वो फिर कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं आई। पड़ोसियों से भी यही पता चला है कि एक बार जब वो आई थी तो किसी चीज को लेकर उसके और उसके माँ बाप के बीच बहुत झगड़ा हो गया था। ये गौरी उनका सहारा थी। जब गौरी ने उनसे मिलना आना जाना बंद कर दिया था तो उसके माँ बाप ने खुद अपना दम धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं गौरी का ठिकाना मेक का अस्पताल ही था। और साहब, आपको एक बात पता है? कौन सी बात? जब से मेक गांव में उस औरत को जलाया गया था तब से ही गौरी को कभी किसी ने नहीं देखा था। तो माखनलाल, तुम ये कहना चाहते हो कि जिस औरत को उस रात जलाया गया था वो गौरी थी? नहीं साहब, वो गौरी कैसे हो सकती है? वो तो छाया थी ना। आपने भी तो खुद उस दिन मुंशी जी के मुंह से छाया का नाम सुना था। माखनलाल, ये भी तो हो सकता है कि गौरी का ही नाम छाया हो या उसने अपना नाम बदल लिया हो। नहीं साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो माखनलाल कि गौरी छाया नहीं हो सकती? बस ऐसे ही साहब, मन नहीं मानता। तो फिर कब मानेगा तुम्हारा मन माखनलाल? जब मैं छाया की फोटो देख लूं। सही कहा माखनलाल, छाया की फोटो। पहली बार तुम्हारा दिमाग चला है। हमारे पास गौरी की फोटो है, छाया की नहीं। एक बार यदि हमारे पास छाया की फोटो आ जाए तो हम उसकी जन्मकुंडली निकाल लेंगे। माखनलाल, हमें कहीं ना कहीं से छाया की फोटो का इंतजाम करना पड़ेगा। पर कहां से इंतजाम करेंगे साहब हम छाया की फोटो का? पता नहीं माखनलाल, पर यदि हमें केस की गुत्थी सॉल्व करनी है तो सिर्फ छाया की फोटो ही, जिसके सारे हम आगे बढ़ सकते हैं। जी साहब, फिर मैं सोचता हूं कुछ कि कहां से हमें छाया की फोटो मिल सकती है। जय हिंद साहब। इतना कहकर माखनलाल फोन कट कर देता है। रात के 8 बज रहे थे। आयशा, संतोष, स्वाति, रुद्र और उसके दोस्त लोग सब एक साथ बैठे हुए थे। आज का खाना तो बहुत अच्छा बना था आंटी जी, पीयूष ने कहा।
शुक्रिया बेटा, खाने की तारीफ करने के लिए, आयशा ने कहा। वैसे मोटे, आंटी जी के हाथ का खाना खाकर तेरी तोंद और निकल आई है, समीर ने कहा। तू नजर मत लगा यार, जलो मत, काबिल बनो, समझे, पीयूष ने कहा। क्या कहा, जलो मत, काबिल बनो, वो भी तेरे? आईने में सूरत देखी है तेरे काबिल बनने की? तेरे से बेहतर है हम ना काबिल ही रहे, समीर ने हंसते हुए कहा। समीर की बात सुनकर पीयूष को छोड़कर बाकी सब हंसने लग जाते हैं। सभी लोग हंस ही रहे थे कि तभी आयशा को लुलुलु की आवाज सुनाई देती है। आयशा हंसते हंसते चुप हो जाती है। आयशा को अचानक से चुप होता हुआ देख संतोष कहता है, क्या हुआ आयशा, तुम चुप क्यों हो गई? ए जी, आपको उल्लू के रोने की आवाज सुनाई दे रही है, आयशा ने कहा। क्या कहा, उल्लू के रोने की आवाज? संतोष ने हैरानी के साथ कहा। हाँ ए जी, गौर से सुनिए, उल्लू के रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सभी लोग उल्लू के रोने की आवाज सुनने लग जाते हैं। उल्लू के रोने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। माँ, मुझे भी उल्लू के रोने की आवाज सुनाई दे रही है, स्वाति ने कहा। मुझे भी दे रही है यार, अनन्या ने कहा। धीरे धीरे उल्लू के रोने की आवाजें तेज होने लग जाती हैं। सब लोग खामोशी से बैठे हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ी बला आने वाली है हमारे घर पर। हे महादेव, हमारी रक्षा करना, आयशा ने डरते हुए कहा।